स्वागत है करियर विल और ये जो यूट्यूब पे क्लास चल रही है लेस लर्न पर। ठीक है, पहले तो सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। क्लास शो नहीं हो रहा है, देखो क्लास आपकी शुरू हो गई है। आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, है ना? बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लाइव हो गई है, फटाफट कमेंट करके बता दो जितने भी बच्चे लाइव हैं। हाँ जी, देखिए जैसा कि आपको पता है भाई, केवीएस का बैच आया हुआ है करियर विल पे, टारगेट बैच। और ये टारगेट बैच है 2023 वाले आपके केवीएस के एग्जाम के लिए। ठीक है, मौका है, छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं, है ना? तो ये एक टारगेट बैच है जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, है ना? जैसा कि आपको पता भी है, यहां पर 3 बैच आपको नजर आ रहे होंगे। ये हमारी फैकल्टीज हैं, ये फैकल्टी पूरी प्रॉपर नजर आ रही है आपके। आपके टीचिंग मेथडोलॉजी होगी, पेडागोजी होगी, मैम पढ़ाएंगी, हिमांशु मैम। मैथ पढ़ाऊंगा मैं, उदय सर। हिंदी पढ़ाएंगे अरुण सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे अरुण सर। ज्योग्राफी और ईवीएस पढ़ाएंगे विवेक सर। हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाएंगे अभिषेक सर। साइंस वाला पोर्शन सत्येंद्र सर और उनकी टीम पढ़ाएगी। करंट अफेयर्स राशिद सर पढ़ाते हैं। रीजनिंग पढ़ाते हैं अरुण कुमार सर। और कंप्यूटर पढ़ाएंगे यतेंद्र सर। ठीक है, देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है केवीएस का, ये आपको पता है। सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं, ये भी आपको पता है। क्लियर है? तो यहां पर 3 बैच आपको नजर आ रहे हैं। वो 3 बैच क्या है? एक तो लिखा हुआ है जनरल पेपर। अब जनरल पेपर वाला जो बैच है वो, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जनरल पेपर वाले बैच में सब्जेक्ट नहीं है। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, तीनों का सब्जेक्ट नहीं है। केवल वो जो सवाल हैं, जो जनरल सवाल हैं, जो आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में आने वाले हैं सब्जेक्ट के अलावा, ये उनकी तैयारी है। अगर आपके सब्जेक्ट की पहले से ही तैयारी है, मान लो कोई टीजीटी पीजीटी का बच्चा है, उसका जो सब्जेक्ट है उसके अलावा जो सवाल आने वाले हैं वो है आपका ये जनरल पेपर। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी देने वाले हैं और सब्जेक्ट के अलावा जो सवालों की तैयारी करना चाहते हैं, तो जनरल पेपर आपके लिए है। उसके अलावा दूसरा बैच आपको नजर आ रहा है जनरल पेपर प्लस पीआरटी सब्जेक्ट। तो ये एक प्रॉपर पीआरटी का बैच है। यहां पर पीआरटी की पूरी कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये पीआरटी का बैच हो गया। ऐसे बच्चे जो पीआरटी के साथ टीजीटी भी भर रहे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो तीनों ही भर रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी। तो अगर वो कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं तो कॉम्बो बैच भी आपका कौन सा रहेगा? ये रहेगा। क्योंकि यहां पे क्या होगा, पीआरटी का सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी और साथ में जो जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी पीआरटी में पूछे जानेंगे, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। मैं यहां पे क्लियर कर दूं, यहां पर आपके टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट नहीं है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं इस बात को, यहां पर आपके टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट नहीं है। हम थोड़ा बात कर रहे हैं, देखते हैं हम सब्जेक्ट की क्लासेस आपको दे पाए। एक आध दिन में उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो सेपरेट बैच होंगे, अलग अलग बैच होंगे इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ओके। वो सेपरेट बैच होंगे, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। अभी फैकल्टी से बात चल रही है, कोशिश करेंगे। अब ये तीसरा बैच आपको जो नजर आ रहा है वो है केवीएस पेडागोजी स्पेशल। ये हिमांशी मैम का बैच है, पेडागोजी स्पेशल केवीएस के लिए। यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी की तैयारी कराई जाएगी। जैसे आपको पता है पीआरटी में इस साल कितने सवाल हो गए? 60 सवाल हो गए। अब 60 सवाल पूछे जाने लग रहे हैं प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, मतलब मेथडोलॉजी वाले, टीचिंग मेथडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं? इस बार 60 सवाल पूछे जाएंगे पीआरटी में। और टीजीटी पीजीटी में कितने आएंगे? 40 सवाल। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी वाला पोर्शन आपको अगर पढ़ना है, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट बैच है, और वो बैच है आपका केवीएस पेडागोजी स्पेशल। ठीक है, इसकी जो फीस है वो आपके सामने साफ साफ आपको दिख रही है, 799 रुपए। ये ऑफर के बाद फ्लैट है, इस पे कोई ऑफर नहीं लगेगा, मैं पहले से क्लियर कर देता हूं। 799 ऑफर के बाद फीस है ये 799। ये फ्लैट 799 का बैच आपको पड़ेगा अगर आप इसको करियर विल पे जाके ज्वाइन करते हैं। करियर विल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके कर लीजिए, एप्पल पे कर लीजिए, और वहां से आप इस करियर विल के एप्लीकेशन के थ्रू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
इनकी फीस साफ नजर आ रही है। जनरल पेपर की फीस कितनी है? 1999। लेकिन आपको पता है यहां पे लिखा हुआ है 15 दिसंबर 2022 तक। बेटा इस चीज को याद रख लेना, ऑफर चल रहा है 15 दिसंबर 2022 तक, तो अभी भी आपके पास 3-4 दिन है। 500 रुपए का ऑफ मिलेगा, तो इसका मतलब अगर 500 ऑफ कर दूं तो 1499 का बैच पड़ेगा, 1500 रुपए का बैच है। लेकिन अगर हमारा कोई ओल्ड स्टूडेंट है जिसने करियर विल पे कोई भी टीचिंग एग्जाम्स को ज्वाइन कर रखा होगा, कोई भी बैच, तो उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिलेंगे। तो 200 रुपए और एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब वो एप्लीकेशन पे जाएगा ना, तो उसको ऑटोमेटिकली, अगर वो प्रीवियस बच्चा है किसी बैच का, तो उसको अपने आप ही 200 रुपए ऑफ दिखेंगे। ऐसा ही इसके साथ है। जो हमारा पीआरटी का कंबाइंड बैच है वो है आपका 2499, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। लेकिन 500 रुपए ऑफ है 15 तारीख तक, तो ये पड़ेगा 1999 का फ्लैट। और वहीं अगर हमारा कोई ओल्ड स्टूडेंट है जिसने करियर विल पर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स का ज्वाइन कर रखा होगा बैच, जैसे ही वो क्लिक करेगा उसको ऑटोमेटिकली 200 रुपए ऑफ हो जाएंगे। कोई उसको अलग से कूपन वूपन डालने की जरूरत ही नहीं है ना? उसको कहीं किसी भी तरह के कूपन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सीधे सीधे। हाँ, अब जैसे एक बड़ी क्वेरी है, चलो ये तो देखो मैंने इसको क्लियर कर दिया, ये हमारे बैच की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब देखो आपको जो परेशानियां हैं, जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, जैसे कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं और मैसेज भी आए कि सर साइंस क्यों पढ़ेंगे, साइंस को क्यों पढ़ना है, इस बार तो सिलेबस में साइंस ही नहीं है। बेटा ये जो आपका सिलेबस है, आपको ये पता है कि हिंदी के 10 सवाल आने हैं, इंग्लिश के 10 सवाल आने हैं, जीएस एंड करंट अफेयर्स इसके आपके 10 सवाल आने हैं, रीजनिंग 5 सवाल आएंगे, और कंप्यूटर 5 सवाल आएंगे। क्लियर है? ये वो मैंने कॉमन सवाल आपके बता दिए जो आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों में दिखेंगे। हाँ बेटा 1499 के ऑल सब्जेक्ट पूरा बैच है बेटा, पूरा। उसके अंदर आपको सब मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की शीट मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास के नोट्स मिलेंगे, पीएनजी फाइल्स मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, है ना, डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं एप्लीकेशन के अंदर, फीचर तो भरमार है। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके मान लो इंटरनेट नहीं है तो ऑफलाइन में भी देख लो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो क्लासेस, लैपटॉप वर्जन भी है ना। तो इतने सारे फीचर्स के साथ आपको कहीं कोई किताब वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपने देना। 200 रुपए का ऑफ नहीं मिला, हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको डायरेक्टली 200 रुपए ऑफ मिलेगा सीधे सीधे, ठीक है। अब देखो ये वो सवाल हैं जो आपके कॉमन हैं। अगर मैं पीआरटी की बात करूं, देखो ये तो हो गए कॉमन सवाल। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना जीएस और सीए, मतलब जनरल स्टडी और साथ में करंट अफेयर्स, तो बेटा यहां पर क्या साइंस नहीं आएगा आपका? क्या यहां साइंस नहीं आएगा? तुम बताओ मुझे। अगर मैं पीआरटी को बोलूं तो पीआरटी के अंदर क्या है आपको पता है सर, 60 क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के। अगर मैं टीजीटी और पीजीटी का बोल दूं तो आप बोलोगे सर यहां 40 सवाल और ऐड हो रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के। ओके, लेकिन अगर मैं पीआरटी के सब्जेक्ट की बात करूं कि भाई पीआरटी का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में क्या आना है, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगा और ईवीएस आएगा। 2018 का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे, अगर अपना पिछला पेपर आप उठा के देखेंगे और पीआरटी सब्जेक्ट को देखेंगे, तो यहां पर साइंस भी इंक्लूड था। 20 सवाल साइंस के पूछे जाने लग रहे थे, किसमें? सब्जेक्ट के अंदर। और आप यकीन मानिए उन्होंने साइंस लिखा नहीं है, वो यहां पर साइंस लिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर जब उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किया है ना बेटा पीआरटी में, तो ऊपर उन्होंने बाकायदा एक बोल्ड ब्लैक लेटर में बोल्ड वो लिख दिया है, क्या
कि भाई डिफिकल्टी लेवल कहां तक होगा, सीनियर सेकेंडरी तक, मतलब 12th क्लास तक डिफिकल्टी लेवल जा सकता है। समझ रहे हो इस बात को? आप एक बात बताओ, 2018 में आपका पेपर का लेवल गिरा देंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 2023 में आके उस पेपर को बिल्कुल निम्न स्तर का ले आएंगे? ऐसा होता है कभी? पेपर का लेवल बराबर रहता है या थोड़ा सा ऊपर जाता है? तो इस सिलेबस को ढंग से समझिएगा कि ये जो ईवीएस है, इस ईवीएस के अंदर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस ईवीएस के अंदर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर ईवीएस का जो सिलेबस इन्होंने लिख दिया पीआरटी सब्जेक्ट में, वो सिलेबस क्या है? आप बोलोगे सिलेबस तो सर कुछ नहीं है, प्राइमरी क्लास की किताब का सिलेबस लिख दिया उन्होंने। लेकिन आप खुद बताओ ना, क्या प्राइमरी क्लास का सिलेबस आने वाला है? क्या अभी तक 2018 का पेपर उठा के देखो, क्या प्राइमरी क्लास का सिलेबस आया है? क्या ये आप पॉइंट समझ पा रहे हो? क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने साफ साफ उसमें जिक्र किया है कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा पीआरटी के सब्जेक्ट का, वो आपका हायर होगा, मतलब 10th क्लास तक 12th क्लास तक जाने की उम्मीद है, उन्होंने प्रॉपर उस पर लिख दिया है। तो इसका मतलब यह कि वो प्राइमरी का नहीं पूछने वाले आपसे। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप केवल और केवल, मान लीजिए सीटेट है, सीटेट का जो सिलेबस है प्राइमरी का, ईवीएस का, वही सिलेबस उन्होंने यहां लिख दिया, तो आप बताओ क्या वही सिलेबस आएगा? हम पढ़ाएंगे वो भी आपको, हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे इस बैच के अंदर। हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे और लेवल अप करते चले जाएंगे। चाहे अगर वो ये पूछे तो ये तो आप बता ही दोगे, अगर एक लेवल ऊपर का भी पूछे तो भी आप बता पाओ। इस तरीके से आपका प्रॉपर वो चलेगा। क्लियर है? आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, बैच के अंदर जो प्रॉपर आपको तैयारी कराई जाएगी उस तैयारी के अनुसार आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? अब देखो, हम जिक्र करेंगे किसका? मैथ का, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट के 80 सवाल आने हैं पीआरटी के अंदर, और उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 20 सवाल हिंदी के रहेंगे, 20 सवाल इंग्लिश के रहेंगे, 20 मैथ के और 20 ईवीएस के। ऐसा उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, इस बात को याद रखना। तो इसका मतलब मैथ के सवाल 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ईवीएस के सवाल 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के सवाल 10-10 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी इंग्लिश बेटा पहले भी यहां पूछ चुका है, यहां 10-10 सवाल पूछ चुका है वो, इस पेपर के अंदर 10-10 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश के 20-20 सवाल आएंगे? हिंदी इंग्लिश के 10-10 सवाल आएंगे, जैसा कि उम्मीद है। जो आपका पिछला पेपर था बिल्कुल उसी पैटर्न पर हिंदी और इंग्लिश के, क्योंकि पहले 10-10 क्वेश्चन आ गए, यहां भी 10-10 सवाल आएंगे। बाकी कुछ पता नहीं है क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया इसको। क्लियर है? बोलो बेटा, यहां पे क्लियर है? अब आते हैं अपन अपने मैथ के ऊपर, बात करेंगे हम अपने गणित की, मैथ्स की। तो यहां पर सबसे पहले इस बार का सिलेबस देखा जाए कि भाई इस बार का सिलेबस क्या है, गणित का इस बार केवीएस में सिलेबस को कैसा रखा गया है। सिलेबस को बिल्कुल कैसा रखा गया है, जो आपकी 5वीं क्लास की पाठ्यक्रम की किताब है, उस किताब के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं उन्हीं सिलेबस को यहां पे रख दिया है। सबसे पहले आपका क्या है कि आपको यहां पे क्या पढ़ना है? संख्याएं पढ़नी है, नंबर्स पढ़ने हैं, संख्याएं। अब आप समझ रहे हो कि अगर मुझे संख्याएं पढ़नी है तो भाई संख्याओं का मतलब क्या है कि भाई संख्याएं बनती कैसे हैं, संख्याओं को पहचानते कैसे हैं, हम कैसे बताएं कि ये नंबर कौन सा है, वो दूसरा नंबर कौन सा है। कंपैरिजन ऑफ द नंबर, नंबर्स के साथ ऑपरेशन करना, मतलब प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने क्या कहा, अगर मैंने कहा कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, आप बोलोगे सर डेवलपिंग ऑफ नंबर, डेवलपिंग ऑफ सेंस ऑफ नंबर, कि भाई संख्याओं के सेंस को डेवलप करो, कि मुझे संख्याओं का सेंस होना चाहिए। अगर हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको संख्याओं के सेंस को सिखाएंगे। आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास ये एक पेन है और ये एक पेन है, तो ये हम सेंस नहीं सिखा रहे कि भाई ये 2 पेन हैं, एक हटा दिया एक बचा, एक हटा दिया एक भी नहीं बचा। तो यहीं से हम समझ गए कि अगर जिसको हम गिन रहे हैं उसको हम काउंट कर रहे हैं,
तो हम कह रहे हैं सर काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम मैथ में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एक प्रश्न होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर नेचुरल नंबर में शून्य क्यों नहीं होता, हम नेचुरल नंबर में शून्य क्यों नहीं यूज करते, जीरो क्यों नहीं करते, क्योंकि होल नंबर में जीरो आ जाता है। अगर नेचुरल नंबर के सेट में जीरो लिख दें तो उसे होल नंबर कहते हैं। तो भाई काउंटिंग की बात है ना, अभी मेरे पास 2 पेन है, तो आप बोलोगे सर 2 पेन है, मैंने एक हटा दिया, अब आप बोलोगे क्या सर 1 पेन है, मैंने एक और हटा दिया, अब क्या बोलोगे आप, अब आप ये बोलोगे सर 0 पेन है। आप कभी ऐसा बोलते हो? क्या हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि सर ये 0 पेन है आपके पास? इसका मतलब उसे हम काउंट नहीं करते, तो शून्य को हम अपने नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करते। यही रीजन है शून्य को नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में इंक्लूड नहीं किया गया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसी को मैं नंबर सेंस कहता हूं। यही नंबर सेंस है, ये आपको पढ़ना है। मतलब आप ऐसे समझिए, इस बार केवीएस ने आपको कहा है कि बेटा 5वीं से स्टार्ट करो तैयारी, 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, मतलब यहां से लेके यहां तक सिलेबस को वो लेके जाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ 5वीं क्लास के सिलेबस को पढ़ लोगे, अगर आपको यह लग रहा है कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने लिख दिया, केवल 5वीं क्लास के सिलेबस को पढ़ोगे, मैं गारंटी आपसे कह रहा हूं सवाल नहीं बनेंगे एग्जाम में। क्या ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छे से अपन सिलेबस को समझेंगे, ये बहुत जरूरी है। तैयारी करने से पहले हमको यह समझना होगा कि एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न क्या है, एग्जाम में पूछने वाला क्या है, तब जाके आपकी तैयारी दुरुस्त होती है। मैं इतना जोर देके आपको क्यों कह रहा हूं इस बात पर, क्योंकि आप किसी के बहकावे में ना आ जाएं। कोई आपको बोले अरे नहीं इस बार तो सिलेबस चेंज है, इस बार तो कुछ नहीं पूछा जाने वाला, इस बार तो मेंसुरेशन नहीं पूछेगा, इस बार तो ज्योमेट्री नहीं पूछेगा, इस बार तो अर्थमेटिक नहीं पूछेगा मैथ में। आपके कई दोस्त या कई लोग आपको इस तरह की सलाह दे रहे होंगे, बिल्कुल मत मानना। एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो हमने क्या किया कि भाई सबसे पहले ये टॉपिक इन्होंने लिख दिया आपके सिलेबस में, डेवलपिंग ऑफ सेंस ऑफ नंबर, मतलब नंबर के सेंस को डेवलप करो। मतलब उन्होंने क्या लिख दिया कि आप क्या पढ़ दीजिए, आप काउंटिंग नंबर्स को पढ़िए। अब जैसे इन्होंने सिर्फ काउंटिंग नंबर लिखा, तो आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नहीं बेटा, यहां प्राकृतिक संख्याओं की बात नहीं हो रही, यहां पर आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। यहां पे आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, मतलब वर्गीकरण। आपको बेटा वर्गीकरण पढ़ना होगा प्रॉपर। आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी क्या है, डेसिमल क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब पता होना चाहिए आपको। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। सिलेबस में सिर्फ काउंटिंग नंबर लिख देने से ऐसा नहीं है कि केवल अपन नेचुरल नंबर, नेचुरल तो सबको पता है, 1 से लेके अनंत तक हो गए नेचुरल नंबर। क्लियर है? हाँ बेटा, क्लास आपकी बाइलिंगुअल होती है, बिल्कुल बाइलिंगुअल होती है क्लास आपकी। हिंदी और इंग्लिश का हम उच्चारण करते हैं, हिंदी इंग्लिश की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को। हमारे पढ़ाने का प्रोसेस या हमारे पढ़ाने की टेक्निक ही ऐसी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। हम बेसिक से शुरुआत करें, 0 लेवल से शुरुआत करें और धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएं। क्लियर है? तो अब मैंने बोला भाई काउंटिंग नंबर, जैसे मैंने बोला डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर। भाई डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर का मतलब क्या हो गया? मैं आपसे कह रहा हूं डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर का मतलब बेटा ये हो गया कि मुझे पता होना चाहिए कि नंबर्स बनते कैसे, मैं किसी संख्या का निर्माण कैसे करूं, मैं उसको डेवलप कैसे करूं। अगर मैं उसके सेंस को डेवलप कर रहा हूं तो मुझे पता तो चले कि कोई संख्या बनती कैसे। उसके लिए मुझे क्या पढ़ना है? उसके लिए मुझे यहां पे पढ़ना होगा सबसे इनिशियली प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, मतलब अंकीय मान और स्थानीय मान। मुझे क्या पढ़ना होगा? मुझे अंकों का अंकीय मान और स्थानीय मान देखना होगा। मुझे एक संख्या के अंदर यह बताना होगा कि भाई किसका अंकीय मान कितना है और स्थानीय मान कितना है।
तभी तो मैं बता पाऊंगा उस संख्या को मैं लिखूं कैसे। तुम मुझे बताओ। और यहीं पे यदि हम अंकीय और स्थानीय मान को प्रयोग करते हैं तो वहीं मुझे एक बात क्या पता चलती है कि ये मैं तब लिख सकता हूं जब मैंने यहां पे इसका न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ रखा हो। मतलब मैंने क्या पढ़ा हो, संख्यांकन प्रणाली या पद्धति, संख्यांकन प्रणाली या पद्धति भी लिख सकते हैं आप। तो यहां बेटा जो सिलेबस में इन्होंने नंबर लिखा है, लेकिन आपको नंबर के साथ साथ प्रॉपर संख्या पद्धति पढ़नी होगी। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। आ रही है बात समझ में? समझ पा रहे हो अच्छे से? दिस इज योर फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है इस बैच की। तो उसमें हम ये समझ रहे हैं कि भाई सिलेबस को हम कैसे लेके चलेंगे और किस तरीके से अपने नॉलेज को, किस तरह से अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते चलेंगे। बताइए, क्लियर है? ठीक है। कई बच्चे कहते हैं, जैसे एक कमेंट आ रहा है, मैं पढ़ लेता हूं उसको। बच्चा कहता है सर मेरे पास सुपर टेट का बैच है, क्या मैं केवीएस की तैयारी कर सकता हूं? बेटा केवीएस में इस बार 60 सवाल हो गए पेडागोजी के, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट पीआरटी की। वो 60 क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्योंकि आपको पता है सुपर टेट के सिलेबस में पेडागोजी को 3 भागों में तोड़ा गया है। एक तो भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरी होगी लाइफ स्किल टीचिंग, और वो हो गई टीचिंग स्किल। तो ये तो अलग हो गया ना। और यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे एजुकेशन और लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव की बात की जा रही है। तो 60 सवालों की तैयारी यहां 30 सवालों से नहीं होगी। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में आपके? बोलो हाँ है ना। सुपर टेट में जो ईवीएस आता है वो ईवीएस केवीएस से अलग है। उत्तर प्रदेश के ईवीएस में अलग आता है बेटा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी कर नहीं सकते, आपकी 50 से 60% की तैयारी हो जाएगी बेटा। वो तो सारे के सारे टीचिंग एग्जाम के सिलेबस सेम है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, अगर आप हरियाणा टेट की तैयारी करोगे तो क्या आपकी रीट की तैयारी नहीं होगी? भाई होगी, लेकिन पेपर के सिलेबस के अनुसार भी तो देखोगे कि किसका पैटर्न क्या है, किसका पैटर्न क्या है, किसमें किसके कितने सवाल आते हैं, ये भी तो देखोगे। बिल्कुल मिलेगा, 50-60% की तैयारी आप कर सकोगे, ये तो मैं कह रहा हूं आपको। बिल्कुल मैथ आपको टफ लगेगी ही नहीं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से शुरुआत करेंगे, अंकों के स्थानीय और अंकीय मानों को देखेंगे। ठीक है। अब यहां पे जैसे मैंने बोला भाई काउंटिंग नंबर, अब आप यहीं पे क्या पढ़ोगे, जैसे प्लेइंग विथ नंबर्स, एक आपका टॉपिक होता है प्लेइंग विथ नंबर्स, एक होता है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। तो यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, यहां इन्होंने सिलेबस में लिख दिया ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। अब ऑपरेशन ऑफ नंबर्स क्या है? ऑपरेशन ऑफ नंबर्स का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, खत्म। संख्याओं के साथ आप करोगे क्या, या तो संख्याओं को प्लस करोगे या माइनस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे। पूरा मैथ तो इन्हीं 4 सिंबल पे खत्म हो गया, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ऑपरेशन ऑफ नंबर्स आपको पढ़ना है। यहां पे डिवीजन को बहुत ढंग से पढ़ लेना, 100% सवाल आएगा, हर एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम में प्रॉपर पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ नंबर हो गया। यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, यहां पे इन्होंने आपको सिलेबस में टाइम लिख दिया कि भाई टाइम को पढ़िए। सिलेबस में इन्होंने मेजरमेंट लिख दिया, टाइम मतलब समय के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट लिख दिया, मेजरमेंट का मतलब हो गया मापन। और आपको पता है मापन में क्या पढ़ना है, लंबाई पढ़नी है, लेंथ निकालना होता है, वेट निकालना होता है, कैपेसिटी निकालनी होती है, धरिता बतानी होती है। और यही कैपेसिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। जब इन्होंने सिलेबस में एक छोटा सा वर्ड वॉल्यूम ऐड कर दिया, यहीं से तुम्हें समझ में आ गया सर वॉल्यूम का मतलब यहां मेंसुरेशन पूछी जानी है। यहां मेंसुरेशन बिल्कुल पूछा जाना है। डिफरेंस क्या है पहले और अब के मैथ में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि भाई पहले और मैथ, पहले वाले मैथ में और अब के मैथ में डिफरेंस क्या है? सर पहले जो मैथ का सिलेबस आपको दिया था और अब जो सिलेबस दिया था, उस सिलेबस में अंतर क्या है? बेटा सिलेबस में अंतर नहीं है, अब सिलेबस को 5वीं से स्टार्ट कर दिया। आप तो ये समझ लो बस। पहले आपको क्या करना था,
पहले केवीएस का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप क्या पढ़ रहे थे, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, पहले आप यही तो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कि भाई 7th क्लास पढ़ लो, 8th क्लास पढ़ लो, 9th पढ़ लो। इस बार के सिलेबस में क्या कर दिया इन्होंने, सिलेबस को बिल्कुल इनिशियली लेवल पे ला दिया इन्होंने, 5th से सिलेबस से स्टार्ट कर दिया। भाई 5वीं को पढ़ो, 6वीं को पढ़ो, 7वीं को पढ़ो, 8वीं को पढ़ो, बस ये है सिलेबस में, और कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? तो मैंने आपको बोला मेजरमेंट, जैसे इन्होंने यहां मनी का भी जिक्र किया है। अब ये जो मनी है, अब जैसे इन्होंने यहां पे एक लिखा हुआ है सिलेबस में मेंटल अरिथमेटिक। अब एक बात बताना भाई, मेंटल अरिथमेटिक का मतलब क्या हो गया? भाई मेंटल अरिथमेटिक का मतलब क्या हो गया? बौद्धिक अंकगणित। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां अरिथमेटिक के टॉपिक आएंगे, यहां आपको परसेंटेज के सवाल देखने को मिल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल देखने को मिल सकते हैं, यहां पर आपको एवरेज का सवाल देखने को मिल सकता है, रेशियो का सवाल देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन हम अपने लेवल को कहां से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल स्टार्ट 0 लेवल से करेंगे, हम आपके 5th से ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं फटाफट एक सिलेबस को जल्दी बता देता हूं, फिर अपन एक बिल्कुल शुरुआत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे ये लिखा है ना स्थानीय मान और अंकीय मान, हम यहां से आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल 0 से ही पढ़ाएंगे आपको। अब देखो, मनी हो गया, मेंटल अरिथमेटिक हो गया, इन्होंने डेटा हैंडलिंग लिख दिया। तो इस बात को आप मान के चलें कि इस बार आपको चार्ट वाले सवाल आने हैं, पेपर में एक सवाल आ जाएगा जिसको अपन डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा लेवल तो नहीं आएगा, लेकिन डेटा हैंडलिंग चार्ट वाले सवाल आएंगे। पाई चार्ट भी आ सकता है, हिस्टोग्राफ भी आ सकता है ना, बार ग्राफ भी आ सकता है, ये आपको पूछा जा सकता है, एक सवाल आ सकता है इस बार के पेपर में, जैसा इन्होंने इस बार इसको मेंशन किया है। क्लियर है ये पॉइंट? अब जैसे इन्होंने बोल दिया स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉलिड अराउंड अस, कि भाई हमारे आसपास जो आकृतियां हैं, जो सॉलिड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास ग्लास है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे को बच्चे को सिखानी है, तो इसका मतलब मुझे ज्योमेट्री उसे सिखानी होगी, मुझे उसे ज्योमेट्री सिखानी होगी, मुझे उसे मेंसुरेशन सिखाना होगा। बिना मेंसुरेशन ज्योमेट्री के आप बताओ मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बच्चे को समझाऊं? तो यहां पर अगर इस सिलेबस में इन्होंने लिख दिया स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्थानीय जो समझ है, स्थानिक जो समझ है उसको, आकृतियों की, कि भाई एक ठोस आकृति है, उसकी स्थानिक समझ के भाई वो 3D फिगर है कि वो 2D फिगर है, एक मान लीजिए बुक है, एक माचिस का डिब्बा है, एक कंटेनर है, इसकी समझ आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ना होगा। तो हम आपको बिल्कुल उस लेवल को पढ़ाएंगे कि आप 0 से लेकर एडवांस तक जाएं, जिससे आप अगर सवाल निम्न स्तर भी आए, अगर मान लीजिए 5वीं का सवाल आ रहा है तो वो भी सॉल्व कर पाओ, थोड़ा एडवांस सवाल आए तो वो भी सॉल्व कर पाओ। क्लियर है भाई? डन है इस बात को? समझ रहे हो है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे ही आप यहां पर इनको देख रहे हैं, अब जैसे आप बोलोगे सर यहां पर ना एलसीएम एचसीएफ का जिक्र नहीं है इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे सिलेबस में एलसीएम एचसीएफ का जिक्र नहीं है। इन्होंने बेटा, मैं बताता हूं आपको, इन्होंने अगर यहां पे ये जो लिख दिया ना ऑपरेशन ऑफ नंबर, ये जो लिख दिया इन्होंने ऑपरेशन ऑफ नंबर, इस ऑपरेशन ऑफ नंबर के अंदर ये समाहित है कि यहां पर आपको मल्टीपल और फैक्टर्स को पढ़ना होगा, मल्टीपल एंड फैक्टर्स, गुणज और गुणनखंड, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स को पढ़ना होगा। जब आप मल्टीपल और फैक्टर्स को पढ़ेंगे बेटा, जब आप मल्टीपल फैक्टर्स को पढ़ेंगे तो इसी के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा? इसी के अंदर आपको एलसीएम एचसीएफ को पढ़ना होगा, यहीं पे आपको एलसीएम एचसीएफ को पढ़ना होगा। यह बात आपके समझ आ रही है? क्लियर है? डन है? तो यहां पे ये चीज आनी है, हम प्रॉपर आपको पढ़ाएंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे आपको, जिससे अगर एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मोटा मोटी तौर पे आपको इस पूरी बात को समझाने का एक ही तरीका है मेरा,
मैं आपको इतना सिलेबस को जो समझा रहा हूं बहुत ही सिंपल से समझ लो, 5वीं से 9 तक, बस ऐसे समझ लो, खत्म, गया, टाटा, गुड बाय। हमने सिलेबस को तोड़ दिया। हमने सिलेबस को क्या कह दिया, 5th से लेके 9th तक का सिलेबस पढ़ना है, और यही तुम्हारा आएगा। लिख के ले लो। बोलो शुरुआत करें। क्वाड्रेटिक और टिग्नोमेट्री, नहीं 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 बेटा, टिग्नोमेट्री नहीं आएगी, टिग्नोमेट्री नहीं आएगी। एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर फैक्टर्स के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन आ सकता है। एलजेब्रा में प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछा जा सकता है। जो एक इक्वेशन दी जाती है ना, जिसके अपन को फैक्टराइजेशन करना होता है, गुणनखंड निकालने होते हैं, वो सवाल आ सकता है एलजेब्रा में, बिल्कुल आ सकता है ना। शुरुआत करें, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिखिए, फटाफट आप लिखिए, क्या, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले ये लिख दिया कि नंबर्स क्या है, संख्याएं क्या है भैया। सबसे पहले अपन ने बोला नंबर्स क्या है। जैसे अपन क्या कह रहे हैं, हाँ फ्रैक्शन नंबर। बच्चे ने बोला सर फ्रैक्शन नंबर, वो बेटा इसी के अंदर आ गया। मैं अलग से और भी मेंशन कर देता हूं, लो, फ्रैक्शनल नंबर। अब जैसे ही आपने फ्रैक्शनल नंबर समझा तो आप बोल गए सर इसका मतलब यहां तो डेसिमल भी पढ़ना होगा, क्योंकि डेसिमल नंबर को ही फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। क्लियर है? चलो भाई, संख्याएं क्या हैं, कोई भी संख्याएं बनाई कैसे जाती हैं। अब जैसे मैं कोई भी एक नंबर लिख दूं, मैंने एक नंबर लिख दिया 1 2 3 4 और 5, मैंने एक संख्या लिख दी। अब अगर मैंने ये संख्या लिखी है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जीरो से अपन ऊपर तक भी जाएंगे, सब पढ़ेंगे बेटा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मेंटल एबिलिटी में अपन परसेंटेज को पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, एवरेज का बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क नहीं आता आपके पेपर में। टाइम एंड वर्क की जगह क्या दिया रहता है, आपका जो कि सिलेबस है। आप जो 6th 7th क्लास 8th क्लास की एनसीईआरटी को देखते हो, तो वहां पे एक टॉपिक है जिसको इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं, वही अपन टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे होते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ना है, इस बात को आप याद रखो। आप ये नहीं है कि किसी वनडे एग्जाम के मैथ को उठा के बैठ जाओ टीचिंग एग्जाम के अंदर, ये गलती मत करिएगा। आधे से ज्यादा टीचर तो यही गलती करते हैं, वनडे एग्जाम के मैथ को टीचिंग एग्जाम में पढ़ाने लग जाते हैं। भैया टीचिंग एग्जाम पाठ्यक्रम की किताबों पे आधारित आपका सिलेबस होता है। यहां पर आपके एनसीईआरटी के सवाल होते हैं, यहां पर एनसीईआरटी के सवालों को पढ़ना होता है, यहां पर पाठ्यक्रम की किताबों के सवालों को देखना होता है, उनकी एक्सरसाइजेस के सवालों को देखना होता है, उसी के तर्ज पर आपको सवाल कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एसएससी के एग्जाम में आ रहा है कोई मैथ और वहां से सवाल उठा के और आपको चेप दिए जाए, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ये पढ़ाने का तरीका भी गलत है और समझाने का तरीका गलत है। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया भाई, 1 2 3 4 5 लिख दिया, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैंने एक संख्या लिख दी। क्या इस संख्या को बनाते वक्त क्या क्या किया होगा, इस संख्या को अपन ने कैसे लिख दिया। तो हम बोलेंगे कि सर जी यहां पर 100% जैसे मैंने इस संख्या को लिखा, अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं तो आप बोलोगे सर क्या होगा। एक 4 अंक हैं, 4 0, +2 3 अंक हैं, 3 0, +3 2 0, +4 1 0, +5। क्या यह संख्या ऐसे नहीं लिखी गई, तुम मुझे बताओ। बच्चा कह रहा है सर ये किसके लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए। बेटा दिस इज क्लास फॉर द पीआरटी। ये पीआरटी का मैथ अपन पढ़ रहे हैं, अपन टीजीटी का मैथ नहीं पढ़ रहे, है ना। अपन पीआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं। आपको अगर टीजीटी का मैथ पढ़ना होगा तो टीजीटी के मैथ के अंदर आपको पढ़ना होगा 9th 10th 11th और 12th, ये आपको टीजीटी में पढ़ना होता है। ओके, ये तो अपन 5वीं से ले रहे हैं। अपन आपका सिलेबस कहां से उठा रहे हैं, अपन 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक।
ये अपन पढ़ रहे हैं यहां पे, ठीक है। और अप टू इसको 9 तक भी लेके जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। तो हमने क्या कर दिया, इसको विस्तृत रूप में लिख दिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया, हमने इसको विस्तृत रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इस नंबर को लिख दिया। और यहीं से मुझे यह पता चल रहा है कि मेरे पास अंक हैं 1 2 3 4 5 और मैं उनका मान बता सकता हूं। तो मुझे यही पता चल रहा है कि भाई 5 का अगर मैं सिर्फ प्लेस वैल्यू की बात करूं, कि भाई मुझे अगर प्लेस वैल्यू देखना है जिसको अपन स्थानीय मान कहते हैं, तो वो क्या है। अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई 5 का स्थानीय मान, आप बोलोगे सर 5 क्यों, क्योंकि इकाई पर है। 4 का स्थानीय मान आप बोलोगे दहाई पर है, मतलब 40। 3 का स्थानीय मान क्योंकि सैकड़े पर है, 100 पर है, तो आप बोलोगे सर इसका हो गया 300। इसका स्थानीय मान 2000, इसका स्थानीय मान 10,000। आप ये बात समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। मतलब प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी अंक का स्थानीय मान होता है कि वो संख्या के अंदर कहां पर स्थित है, उसकी कहां पर प्लेस है। और इसको अपन कैसे समझते हैं, बचपन में अपन ने पढ़ रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे पढ़ रखा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है, बिल्कुल उसी हिसाब से अपन ने इसको देख लिया। लेकिन अगर मैं अंकीय मान की बात करूं, अंकीय या इसको अंकित भी कह देते हैं, अंकित मान, तो आप बोलोगे फेस वैल्यू। क्या सीधी बात है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर उसकी फेस वैल्यू तो वही रहेगी। जैसे मान लो आप घर पे आपका नाम है चिंटू, है ना, है ना, या मान लो आपका नाम है घर पे परी, तो परी रहेगी, बट उसका अगर प्लेस चेंज हो गया, अगर परी मान लो स्कूल में पढ़ाती है, तो जैसे ही वो स्कूल पहुंचेगी तो वो टीचर कहलाएगी, लेकिन जैसे ही घर पहुंचेगी तो फेस वैल्यू उसकी परी है, स्थानीय मान उसका चेंज होगा। तो प्लेस वैल्यू का मतलब, फेस वैल्यू का मतलब यह है कि एग्जैक्टली जो आपके डिजिट्स हैं उन्हीं की वैल्यू आपकी फेस वैल्यू कहलाती है। 5 4 3 2 1। टिल्लू, बोलो हाँ या ना, किसी तरह की कोई दिक्कत है। पीआरटी के लिए सर मेरे 1999, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई भी बैच ले रखा होगा तो आपको 200 का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। पीआरटी में मेरे 1999, पागल हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते एप्लीकेशन को ना, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है, चलो। अब इसी पे आधारित अगर मैं छोटा सा सवाल आपको लिखा देता हूं, मैं आपसे कह देता हूं फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 आर देयर इन 72936। लो, बहुत ही छोटा सवाल, एकदम बच्चों वाला सवाल मैंने आपसे पूछा, एकदम जीरो लेवल की बात हो रही है कि भाई 7 2 9 3 6 में 9 के स्थानीय और अंकीय मानों का योग क्या है, या योग ज्ञात करें। बताओ, एक झटके में तुम बता दोगे, कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता। बता दोगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोलोगे अरे सर आपके पास नंबर है 72936, अगर 9 का स्थानीय मान देखेंगे तो वो कितना हो गया 900, और अगर इसका अंकीय मान देखेंगे तो वो 9 है, दोनों को जोड़ दिया आंसर आ गया 909। है कि नहीं, बताओ मुझे, सभी का आंसर ये होगा, ऐसा कोई बालक ही नहीं है जिसका आंसर ना है। और अगर इसका भी आंसर नहीं आ रहा है
तो स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है तुम लोगों पे। इसका आंसर तो आना चाहिए। एडिशन, सम का मतलब, योग का मतलब एडिशन। लेकिन मान लो इस सवाल में डिफरेंस लिखा होता, आप बोलो सर इस सवाल में डिफरेंस लिखा हो, मतलब अंतर ज्ञात करिए, तो अंतर क्या होता? आप बोलते सर अंतर का मतलब क्या है? 900, 900 में से 9 घटा दो, ये अंतर आ जाता है ना। बताओ। क्या ये आपको समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन अब सवाल को डिफिकल्ट कैसे बनाऊं, सवाल को थोड़ा सा लॉजिकली कैसे बनाया जाए आपके लिए? तो लॉजिकली बनाने के लिए वो क्या करेंगे, या मैं सवाल को चेंज करता हूं अब।